देखिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो टॉपिक है ये पिछले सारे चैप्टर को रिलेट करेगा, ध्यान देना है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर पिछले सारे चैप्टर को कोरिलेट करने वाला है। कैसे कोरिलेट करने वाला है? जो देखिए पिछले सारे चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, पिछले अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें ये तो हम लोग क्या पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या पढ़ते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ये हम लोग पढ़ते हैं। यानी ये पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स करंट है। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? करंट या फिर मूविंग चार्ज है। मतलब हम ये कहते हैं कि कहीं पे भी अगर करंट बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इन शॉर्ट यही कहें कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्ज और करंट, ये हम कह सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम उल्टा बात कहेंगे। उल्टा बात कहने का मतलब क्या है कि सोर्स ऑफ करंट इज मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं? उल्टा। क्या? कि सोर्स ऑफ करंट इज मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह का फिनोमेनन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड का ही जब करंट का ही सोर्स मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। मतलब ये बात नहीं, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि मैग्नेटिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ही करंट प्रोड्यूस करने लगेगा। लेकिन वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा जो करंट प्रोड्यूस करेगा, है ना? मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करेगा तो क्या सारा मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करेगा? तो ये सब चीज हम देखेंगे। ये सब पर क्लियर ऑब्जर्वेशन हम निकाल सकते हैं। फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट है, वहां से एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारा बात बताया गया और हम लोग उसको फिर फैराडे लॉ में पढ़ते हैं। फैराडे का लॉ दिया गया है, उससे सब कुछ हम लोग निकालेंगे। तो देखिए हम क्या जानते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रॉम आवर प्रीवियस चैप्टर, फ्रॉम आवर प्रीवियस चैप्टर, हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है देखिएगा, फ्रॉम आवर प्रीवियस चैप्टर्स वी नो दैट क्या जानते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल, ध्यान दीजिएगा, क्या जानते हैं? करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कॉइल जो भी कह दीजिए, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग अपने पिछले सारे चैप्टर को अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे? करंट कैरिंग कॉइल क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? क्या बोले कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है, इसमें करंट बह रहा है, आई करंट, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है इस तरीके से, और इसके सेंटर के नज़दीक एक पॉइंट पी है आर दूरी पे, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो हम कहते हैं ना बी बराबर म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, सेंटर के नज़दीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? करंट के कारण। अगर सब कुछ को कांस्टेंट रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के बढ़ाने से बढ़ेगा। जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड किसका फंक्शन है? करंट का। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? इस वायर में बहता हुआ करंट। जो हम नया बात नहीं पढ़ रहे, ये बात हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना? बहुत सारा यार। अब जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पे सेंटर पे करंट बह रहा है, इसमें कहेगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं ना बी बराबर म्यू नॉट आई बटा 2 आर, बी बराबर म्यू नॉट आई बटा 2 आर। यहाँ भी क्या देखेंगे कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो भी करंट के कारण आ रहा है, वो भी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, लार्जर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बड़ा होगा। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारा बात हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? वी विल सी द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस। द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज ऑल्सो ट्रू। रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज ऑल्सो ट्रू। इस प्रोसेस का रिवर्स भी सही है। रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज ऑल्सो ट्रू, मतलब इस प्रोसेस का जो रिवर्स है, उल्टा है, वो भी सही है। इसका मतलब क्या है? दैट इज, क्या है उसका मतलब? तो उसका मतलब ये है कि जो करंट कैरिंग कॉइल है, दैट इज करंट कैरिंग नहीं, दैट इज क्या कि मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। क्या सही है भाई? मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट।
मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। क्या कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ये जो बात लिखे हैं ना, यही बात का लेना देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है। इसी बात का लेना देना किससे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। मतलब हम इस चैप्टर में इसका उल्टा बात पढ़ेंगे। यहां पे क्या पढ़े, करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट, है ना। इसी तरीके के फिनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया। लेकिन अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनीशन नहीं लिखेंगे। क्या कहेंगे, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में के कारण जो करंट आएगा उसका एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है उसका, इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम है उसका, इंड्यूस्ड करंट। यानी जैसे कि हम क्या बोले, कॉइल में करंट नहीं बह रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना तो कॉइल में करंट बहने लगेगा। तो इस तरह का जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, उस करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इंड्यूस करंट कहते हैं। तो क्या कहेंगे, द करंट, ये सब बहुत छोटा छोटा टर्म है। द करंट produced in the coil, current produced in the coil ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखिए अब हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, लेकिन केवल मैग्नेटिक फील्ड ही जिम्मेवार नहीं है करंट को बहाने के लिए कॉइल में। क्योंकि अभी हम लोग पिछला चैप्टर पढ़े हैं, इसलिए इसमें स्टार लगा दे रहे हैं। कारण क्या है कि इस बात में कुछ टर्म एंड कंडीशन है। मतलब ये बात 100% सही नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है करंट को, लेकिन सही है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही करंट प्रोड्यूस नहीं करता है, और भी बहुत सारा फैक्टर है जो कॉइल में करंट प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में। तो वो सब हम देखेंगे, लेकिन हम खाली ये अभी हम चूंकि मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़ चुके, इसी से पहले रिलेट कर रहे हैं, और फिर फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखेंगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है ना, मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखिए, तो क्या लिख रहे हैं, द करंट प्रोड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इज कॉल्ड, उसका एक खास नाम है। क्या है उसका नाम खास, इंड्यूस्ड करंट नाम है उसका, है ना, इंड्यूस्ड करंट। एंड द ईएमएफ, और यहां ईएमएफ भी होगा, एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्योंकि करंट तभी बहेगा जब ईएमएफ होगा, and the EMF induced is called induced EMF। मतलब करंट है तो EMF भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ होगा ही। तो जो वर्ड लिखा जाता है ना, इंड्यूस करंट, इंड्यूस EMF, ये सब जो है ना, ये सब कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब मैग्नेटिक फील्ड कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तभी करंट बहेगा। तो जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट, और उसके करस्पॉन्डिंग जो ईएमएफ होता है उसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये अलग अलग चीज थोड़े ही है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, ई और बटा आर, वेयर आर इज द रेसिस्टेंस। ये तो हम लोग ओम्स लॉ में भी करंट में भी पढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू ई बटा आर। ये इंड्यूस्ड करंट, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो कहीं करंट बह रहा है तो जरूर इसके पीछे कहीं ना कहीं ईएमएफ छिपा हुआ होगा। ऐसे तो कहीं करंट नहीं बहेगा, करंट बहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जिम्मेवार है ही, है ना। तो करंट बहने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस ये ईएमएफ जिम्मेवार है उसको इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे हम यहाँ, ठीक है। तो ये हुआ बस इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब एक्चुअली में कौन कौन सा फैक्टर है जो हमको इस फेनोमेनन की ओर ले जाएगा, अभी इसका डिफिनीशन नहीं लिख सकते हैं। जब तक फैराडे का एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप ये बात लिख दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करता है, तो ये इसी फिनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। तो ये कहना 100% सही नहीं होगा। 100% सही बात कहने के लिए हमको फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा, और फैराडे के एक्सपेरिमेंट से हम लोग ईएमआई का डिफिनीशन निकाल लेंगे, है ना। वहीं से समझ लीजिए उसका खोज ही हुआ था। जब टेस्ला और बाकी सब लोग ये खोज रहे थे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड आता है, उस समय फैराडे उल्टे बात करके दिखा दिए कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट आता है ना। तो और फिर ये सब बात आपस में रिलेट हो गया कि आप किसी भी चीज़ को मतलब कहें ना कि नेचर जो है ना वन वे नहीं है, टू वे है। अब जब आप बोल रहे थे कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आगे डिस्कवरी हुआ कि अब मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। वही सब धीरे धीरे ये सब चीज़ खोज हुआ, और उसी फेनोमेनन को ईएमआई कहा गया, जो इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो उसके पहले आप इसको नोट करिए, और फिर हम लोग फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखिए,
फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है वो ये सब जो हम बनाए हैं एक्सपेरिमेंट में काम आएगा, है ना। देखिए फैराडे के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया गया है। हमारे पास 6 फिगर है, 6 में अलग अलग काम करके हम लोग वहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या हो गया आपका, ये सब क्रॉस क्रॉस जो बनाया गया है ना, ये क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन है और इनवर्ड है। नॉर्मल टू द प्लेन है और क्या है, इनवर्ड। ठीक है, देखिए लिखिएगा नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है वो कांस्टेंट है और ये क्वाइल रखा गया, ये क्या है, क्वाइल और लूप, है ना। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इस रीजन में पहले वाले फोटो में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, और लूप को इसमें रखे हैं। तो क्या देखें कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लूप को रख दिए हैं। लूप को क्या किए, रख दिए। तो देखें कि कोई करंट इसमें नहीं बह रहा है। क्या देखें, कोई भी करंट। मतलब ये बात जो था कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी क्वाइल को रख देंगे तो करंट बहने लगेगा, ये गलत बात है ना। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वहां पे किसी क्वाइल को रख दिए हैं, करंट क्या हो रहा है, नहीं बह रहा है। तो पहला ऑब्जर्वेशन हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पहला ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, इफ अ क्वाइल, क्या पहला देखे भाई, इफ अ क्वाइल इज प्लेस्ड इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्वाइल को हम कहां रखें, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या कहेंगे, नो करंट इज इंड्यूस्ड, नो करंट इज इंड्यूस्ड। तो उस क्वाइल में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ है, उस क्वाइल में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ है। क्या बोले कि अगर हम क्वाइल को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या देखें, क्वाइल में कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। मतलब ये बात कहना कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी क्वाइल को रख देंगे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट बहेगा, ये गलत बात। ये क्या है, गलत बात। समझे बात को। अब आगे देखिए दूसरा फिगर में क्या है आपका, दूसरा फिगर। दूसरा फिगर क्या है, लिखिए नहीं। दूसरा फिगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को, यहां भी वही है, रेडियस इसका आर है, मान लीजिए इसका भी रेडियस आर है, सब कुछ सेम रखे हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चालू किए, इंक्रीज करना चालू किए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या किए फैराडे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने लगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने लगे। तो क्या देखे, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने लगे तो जब तक इंक्रीज किए तब तक देखे क्वाइल में करंट बह रहा है। क्या देखे, क्वाइल में करंट बह रहा है। समझे बात को। तो क्या कहे भाई, क्या कहे, इफ द मैग्नेटिक फील्ड, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड को क्या किए, वो इंक्रीज किए। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, उसको इंक्रीज किया गया, या ऐसे कहिए ना, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग इंक्रीज्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया गया, देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल। तो करंट इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, तो क्वाइल में करंट इंड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, है ना। करंट क्वाइल में इंड्यूस हो गया भाई, मतलब सोच लीजिए करंट इंड्यूस हो गया। अब कैसे भाई करंट इंड्यूस होगा, तो डायरेक्शन हम उसका बता देते हैं, मतलब डायरेक्शन हम अपने मन से अभी बना दे रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में इसमें कैसे करंट बहेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी रूल है, वो भी रूल हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम अपने हिसाब से डायरेक्शन यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो करंट यहाँ पे बहेगा आपका, यही इंड्यूस्ड करंट है, आई इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस्ड। करंट आपका क्या होने लगा, दूसरे फिगर से हमें ऑब्जर्वेशन निकाले कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, तो करंट इसमें किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ। ठीक है, ये इंड्यूस करंट। अब क्या है, इसमें क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड को बी नॉट को घटा के देखा गया, है ना, घटाया गया। तो घटाया गया तो देखा गया कि तब भी जब घटाया जा रहा था तो देखे जब तक घटाया तब तक इसमें करंट बह रहा है, लेकिन इसके तुलना में इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ये इंड्यूस्ड करंट है ना। और ये डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। कैसा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज। तो क्या देखें हम, तीसरा ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ये सब फैराडे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम नहीं किए हैं, मेरे बारे में मत समझिएगा, फैराडे किए, वो हम खाली पढ़ा रहे हैं, है ना। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग डिक्रीज्ड,
जब मैग्नेटिक फील्ड को घटाया जाने लगा तब क्या देखा गया, देन करंट इज इंड्यूस्ड in coil but in opposite direction as in previous। जो पहले वाले केस में है, पहला वाला इसमें जो है उसके तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में करंट आया। ये ऑब्जर्वेशन निकल के आ गया, यानी इससे ये तीनों से कंक्लूजन निकाल लिए। और वो कंक्लूजन क्या हुआ, वो कंक्लूजन ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस नहीं करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और कांस्टेंट है तो कॉइल में करंट इंड्यूस नहीं करा सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड घटाएंगे या बढ़ाएंगे, मतलब कहें कि मैग्नेटिक फील्ड को जब तक चेंज करेंगे तब तक करंट बहेगा, और जैसे ही चेंज करना बंद कर दिए, मतलब कांस्टेंट कर दिए, तब फिर कोई करंट नहीं बहेगा। समझे बात को? तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इन द कॉइल। क्या कहेंगे हम लोग वहां पे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस या इंड्यूस करंट इन द कॉइल, है ना। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट बहने लगा, पहले से कोई करंट इसमें नहीं था। अब देखिए अब क्या किया गया। अभी तक हम लोग ये बात जान के खुश थे कि भाई ये हम इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। हम लोग कहेंगे नहीं, अभी और इसमें थोड़ा पेंच था। क्या पेंच था भाई? क्या देखा गया कि ये जो कॉइल है ना, इसका रेडियस r मान लिए हैं और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बदला है, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा है और इसको श्रिंक किया गया। इसको क्या किया गया? श्रिंक किया गया। मतलब समझते हैं क्या? रेडियस r था, इसको धीरे धीरे श्रिंक करके छोटा किया गया, श्रिंक किया गया, एरिया को कम किया गया। तब भी देखे कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया को श्रिंक किए, छोटा किए, तब भी क्या देखे कि करंट उसमें बहने लगा। तब भी क्या देखे कि उसमें करंट बह रहा है, मतलब एरिया के श्रिंक करने के बाद करंट बहने लगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया ऑफ लूप छोटा किए ना, रेडियस को छोटा किए, तब भी देखे कि करंट बहने लगा। तो भाई ये तो कहना गलत होगा कि यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब एक अलग मामला आ गया, क्या? इफ एरिया ऑफ कॉइल इज श्रिंक्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल के एरिया को घटा दिए, श्रिंक्ड, क्या किए उसको हम? श्रिंक किए। देन ऑल्सो करंट इज इंड्यूस्ड, तो इसमें भी करंट बहेगा। यहां पे भी हम डायरेक्शन बता सकते हैं, यहां पे भी डायरेक्शन होगा आपका क्या? क्लॉकवाइज होगा। कैसा डायरेक्शन होगा? डायरेक्शन कैसे लिख रहे हैं बाद में बात करेंगे, हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं। अभी सिर्फ ये देखना है कि करंट कब कब बह रहा है। तो पहले तो भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज किए तब बहा, दूसरा एरिया ऑफ द लूप चेंज किए यानी श्रिंक किए रेडियस को, तब बहा। अब अगला देखिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड अब इसमें भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज केप्ट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। और क्या किए, इस कॉइल को ना, ये एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस इसके सेंटर के अबाउट है, तो इस एक्सिस के अबाउट घुमाने लगे, सेंटर के अबाउट। मतलब ना ऐसे अगर होगा आपके पास, देखिए दिखाते हैं आपको कैसे होगा। जैसे देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है और कॉइल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे देखिएगा ध्यान से, ये छोटा सा कॉइल है, दिख रहा होगा, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है, कॉइल ऐसे है, और कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में हम इस तरीके से घुमाना चालू किए, मतलब ये सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाना चालू किए, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है वैसे घुमा रहे हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो इस तरीके से जब घुमाए तो क्या देखे कि कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ। क्या कहिएगा यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या किए हैं? कांस्टेंट रखे हैं। तो क्या देखे? नो करंट इज इंड्यूस्ड, नो करंट इज इंड्यूस्ड, कोई भी करंट यहाँ पे इंड्यूस नहीं हुआ। घुमाए, ऐसे घुमाए, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ। ऐसे ये सेंटर है। अब देखिए ये एक्सिस के अबाउट घुमाए, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट घुमाए एंगुलर वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या किए हैं? कांस्टेंट रखे हैं। तो क्या देखे, मतलब अब पहले कैसे घुमा रहे थे? ऐसे ऐसे, अब ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है, अब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे, देख रहे हैं ना। तो जब ऐसे घुमाना चालू किए, इस तरीके से ऐसे, तो क्या देखे कि करंट कॉइल में बहने लगा। ऐसे घुमाए तो क्या देखे?
ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे ऐसे जैसे होता है ना क्वाइन को आप घुमाते हैं उस तरीके से इस एक्सिस के अबाउट, इसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसको जब हम घुमाने लगे तो क्या देखे कि कॉइल में करंट बहने लगा। ऐसे ऐसे घुमा रहे तो करंट नहीं बह रहा था, ऐसे ऐसे घुमाने लगे तो करंट बहने लगा। समझे बात को? तो इसमें क्या हो गया, इसमें करंट बहने लगा, करंट इज इंड्यूस्ड, इसमें भी करंट क्या हो गया, बहने लगा। अब कहिएगा कि ये दोनों घुमाने में क्या अंतर है? तो ऐसे अगर घुमा रहे थे इस तरीके से तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, देखिए क्वाइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घुमा रहे हैं तो एंगल 90 डिग्री बना हुआ है ना, एंगल नहीं चेंज कर रहा है। यानी क्वाइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है, नहीं बदल रहा है। लेकिन जब हम ऐसे घुमाना चालू किए और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही जा रहा है तो क्वाइल का प्लेन इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इधर हो गया। फिर और हम ऐसे घुमाए, क्वाइल का प्लेन इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, अंदर हो गया। तो क्वाइल का एंगल मैग्नेटिक फील्ड में बदलने लगा। पहले क्वाइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा था, घुमाने लगे और छोटा एंगल बनाया और छोटा एंगल बनाया और ऐसे कर दिए, यानी ये क्वाइल का प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है और घुमा के हम ऐसे कर दिए तो क्वाइल का प्लेन इधर और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर। तो क्वाइल का ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड से वो कैसे लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड से वो कैसे लगा हुआ है, यानी क्वाइल का ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, बदल गया। ओरिएंटेशन मतलब क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर बदल गया तो क्या देखे कि फ्लक्स मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है। और जब ऐसे घुमाते हैं तो हमेशा क्वाइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, कभी एंगल बदलता नहीं है। लेकिन ऐसे घुमाने में क्या होता है, क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो क्या कहे कि करंट इंड्यूस कब हुआ, लिखेंगे क्या कि इफ द एंगल बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों से हम ऑब्जर्वेशन निकाल लिए। इफ द एंगल बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, if the angle between coil and magnetic field changing, then the current is induced. is changing, अगर वो चेंज कर रहा है तो क्या कहिएगा, then the current is induced, then the current is induced। तब उस केस में करंट क्या होगा आपका, इंड्यूस होगा, then the current is induced। तो उस केस में करंट आपका क्या होगा, इंड्यूस होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, क्वाइल के बीच का एंगल और क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर बदल रहा है तो क्या कहिएगा कि क्वाइल में करंट इंड्यूस हुआ है और एंगल नहीं बदल रहा है। ऐसे घुमाने से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे घुमाने से एंगल पे फर्क पड़ने लगा तो इसमें करंट बह रहा है, इसमें करंट नहीं बह रहा है। तो यानी क्वाइल में करंट बहाने के लिए बेसिकली 3 फैक्टर जिम्मेवार आपको दिखेगा। यानी क्या कहेंगे कि क्वाइल में करंट कब बह रहा है, पहला जब मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होगा, दूसरा जब क्वाइल का एरिया मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहा होगा, और तीसरा जब क्वाइल का ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो रहा, बदल रहा होगा, है ना। ये 3 कंक्लूजन फैराडे के एक्सपेरिमेंट से आया और इसी के आधार पे फैराडे का लॉ बना है। एक्सपेरिमेंट यही था। अब इससे हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे और कंक्लूजन से फिर एक नए क्वांटिटी की ओर जाएंगे। मतलब कोई एक ऐसा क्वांटिटी होगा ना जो इस तीनों टर्म से जुड़ा हुआ होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से, एरिया से और किस से, एंगल से। यानी कहेंगे कि वो एक पार्टिकुलर क्वांटिटी है, उसी के बदलने से करंट इंड्यूस होता है। क्या बोले, एक नया क्वांटिटी भी आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो क्वांटिटी इस तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया ऑफ क्वाइल पे और क्या, एंगल बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड पे। इस तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा और कहेंगे वही क्वांटिटी अगर बदलेगा तब क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब करंट इंड्यूस होगा, और नहीं तो नहीं होगा। और उस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसका नाम अभी हम थोड़े देर बाद बताएंगे, उसके बदलने से क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो कैसे बदलेगा, तो वो बदलेगा मैग्नेटिक फील्ड के बदलने के कारण, एरिया के बदलने के कारण और किसके कारण, थीटा के बदलने के कारण। ठीक है, तो वो क्वांटिटी का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स
और कहेंगे कि अगर किसी क्वाइल से या लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स जो एसोसिएटेड है वो बदल रहा है तो उस क्वाइल में पक्का है कि करंट इंड्यूस होगा, और उसी फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डिफिनीशन पढ़े अभी, सिर्फ समझ गए। अभी जो है हम लोग 25 मिनट में केवल डिफिनीशन तक पहुँचे हैं, अगला 25 मिनट में बहुत कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन ये 25 मिनट जो भी हम बिताए हैं ये इसको सीखने में, क्योंकि ये सीख गए तो इस चैप्टर में सब कुछ आसान हो गया। करंट को बहाने के लिए कौन जिम्मेवार है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण करंट नहीं बहता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर वो बदलेगा तब करंट आएगा, अगर वो है और कांस्टेंट है तो वो करंट बहा नहीं सकता है। ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे। पहले आप इसको लिखिए, फिर उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अब इसके बाद क्या देखना है हम लोगों को, इसके बाद हम लोग क्या सीखे, हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले, क्या लिखे कंक्लूजन में, लिखेंगे कि करंट इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल। क्या लिखेंगे, करंट इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, है ना, क्वाइल या लूप, क्वाइल ज़्यादा कॉमन है इसीलिए। करंट क्वाइल में इंड्यूस हो रहा है व्हेन, क्या, करंट इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल व्हेन। सबसे पहला क्या किए तो करंट इंड्यूस हुआ भाई, तो लिखेंगे व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, चेंज्ड नहीं लिखेगा, चेंजिंग, जब तक बदलते रहेगा तभी आएगा, अन्य तो नहीं आएगा। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। दूसरा कब आता है, व्हेन एरिया ऑफ लूप या क्वाइल, एरिया ऑफ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में एरिया ऑफ लूप बदल रहा हो, एरिया ऑफ लूप नहीं, हम एक शब्द लिखे, एरिया ऑफ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। यानी तीसरा क्या लिखेंगे, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ क्वाइल इन मैग्नेटिक फील्ड, ओरिएंटेशन ऑफ क्वाइल इन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। क्या बोलेंगे कि क्वाइल का ओरिएंटेशन किस में, मैग्नेटिक फील्ड में। क्या बदल रहा होगा, क्वाइल का ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड में। ये तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्वाइल में करंट इंड्यूस कराने के लिए, ये तीन फैक्टर, और ये तीनों फैक्टर एसोसिएटेड विथ अ फिजिकल क्वांटिटी, एसोसिएटेड विथ, क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड विथ अ फिजिकल क्वांटिटी, एसोसिएटेड विथ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम है उसका, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम है उस क्वांटिटी का, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस क्वांटिटी से ये तीनों फैक्टर क्या है, एसोसिएटेड है। अब आप कहेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो अब हमारा अगला जो है, अरे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए, ऐसे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बताता है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता था कि किसी भी लूप से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, ये भी उसी बात को बताता है। क्या, इट इज बेसिकली द काउंट ऑफ, इट इज बेसिकली द काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, है ना, क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। बताए, देखिए लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा था ना, वही क्या बताएगा ये कि किसी भी दिए गए एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, उसको ये बताता है मैग्नेटिक फ्लक्स। लिखते कैसे हैं, ऐसे तो फाई से लिखा जाता है फ्लक्स को, लेकिन बी लगा देते हैं जिससे पता चले कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ई लगा देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो मैथमेटिकली क्या चीज़ लिखते हैं इसको, तो देखिए लिखेंगे कि मैथमेटिकली जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैथमेटिकली क्या है जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के।
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मैग्नेटिक फील्ड के। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा? पास करेगा, है ना। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए। एरिया का मैग्नीट्यूड करने से अच्छा क्या कहेंगे? एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के। कहिएगा साइन थीटा के क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है? तो कारण क्या है बताते हैं। जैसे देखिए एक हमारे पास लूप है इस तरीके का, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरीके का लूप है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर पास कर रहा है, ये लूप है और मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, देखिएगा अगर ये सीधा रखा हुआ है, इसे मान लीजिए इतना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास किया, ये मेरा पांचों उंगली ऐसे पास कर रहा है, लेकिन जैसे हम इसको घुमा देंगे ऐसे तो मेरा पांचों उंगली से पास नहीं करेगा। मान लीजिए ना कि एक उंगली ऐसे बाहर निकल गया, और घुमा दिए तो क्या हो गया? 3 ही उंगली पास कर रहा है, और घुमा दिए तो 2 ही उंगली पास कर रहा है, और घुमा दिए तो 1 ही उंगली, और घुमा दिए तो 1 भी उंगली पास उससे नहीं कर रहा है। तो क्या बोले कि जैसे जैसे क्वाइल और एरिया वेक्टर के बीच का, देखिए एरिया वेक्टर एरिया पे परपेंडिकुलर होता है, ये एरिया वेक्टर हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, एरिया वेक्टर ऐसे है। तो जैसे जैसे क्वाइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बड़ा होते जाएगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा? कम पास करेगा। क्या होगा? कम पास करेगा। तो जी एंगल देखिए एरिया पर कैसे परपेंडिकुलर बनता है? एरिया हो गया और ये एरिया वेक्टर, मार्कर हमारा एरिया वेक्टर है। तो देखिए अभी मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर आ रहा होगा तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा है। अब क्वाइल को हम ऐसे घुमा दिए तो एरिया वेक्टर इधर चल गया और मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इधर है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बढ़ गया। और किए तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 90 डिग्री। और इस समय कोई भी फ्लक्स इसके अंदर से पास नहीं करेगा, क्योंकि फ्लक्स तो तब ना पास करेगा जब लाइन, तब ना पास करेगा जब ये ऐसे होगा। तो ऐसे जैसे जैसे घुमाते जाएंगे लाइन कटते जाएगा, कटते जाएगा, कटते कटते कोई लाइन पास नहीं करेगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस समय क्या हो गया? एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल बन गया। तो एंगल बढ़ा रहे हैं और फील्ड लाइन घट रहा है। तो ऐसा रिलेशन साइन से नहीं होता है, कॉस से होता है, क्योंकि कॉस में एंगल के बढ़ाने से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? घटता है। इसलिए कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और क्या लिखेंगे यहां से कि इसीलिए फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? BA cos थीटा के बराबर, BA cos थीटा के बराबर, समझे। और यही कंबाइन कर दिए तो फ्लक्स बराबर हो गया BA cos थीटा। और इसको ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इसीलिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B.A, B.A। अब देखिए गलती कहां पे होता है जो समझना है। थीटा जो एंगल है ना वो क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है। क्वाइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। एरिया ये है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। ये एरिया है, बताए हैं, गॉस लॉ भी पढ़ा रहे थे तो बताए थे। ये एरिया है और ये एरिया वेक्टर है। ये एरिया का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, ये नॉर्मल टू एरिया। तो ये जो थीटा एंगल है ना, यहाँ पे ध्यान देना, थीटा क्या है? थीटा एंगल है, कहाँ का? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड एरिया वेक्टर मतलब क्या? नॉर्मल टू एरिया, नॉर्मल टू एरिया। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एरिया वेक्टर गॉस लॉ में बहुत डिटेल में बताए हैं। क्लोज एरिया, ओपन एरिया, सबका एरिया वेक्टर निकालने गॉस लॉ में बताया गया आपको, ठीक है। तो क्या बोले? थीटा एंगल है किसके बीच का? एरिया वेक्टर के बीच का। और किसके बीच का? मैग्नेटिक फील्ड। कभी ये मत कहिएगा कि थीटा जो है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये बोर्ड एरिया है और बोर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो बोर्ड के एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल बनाएगा। बोर्ड के एरिया, बोर्ड ये है और बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो बोर्ड के एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। लेकिन बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर होगा? बोर्ड के बाहर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? अंदर। तो ये बोर्ड का एरिया वेक्टर है और बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो बोर्ड का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 या 180।
तो एरिया के साथ वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और एरिया वेक्टर के साथ कितना बना रहा है वो, समझ लीजिए ये एरिया है, और एरिया पे नॉर्मल बनाएंगे तो वो एरिया वेक्टर होगा। समझ गए बात को। जैसे मान लीजिए कि ये आपका इस तरीके से समझिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये आपका इस तरीके का हम एरिया ले लिए, तो एरिया पे परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, और मान लीजिए इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, तो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, है ना। लेकिन अगर हम आपसे कहेंगे कि कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, तो 90 डिग्री। एरिया वेक्टर ये है, इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, तो 0 डिग्री बना रहा है, तो कहेंगे कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री बन रहा है, लेकिन कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो कहेंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये कॉइल का एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे से आ रहा है, तो एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, लेकिन एरिया वेक्टर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए एरिया और एरिया वेक्टर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे थीटा एंगल है वो एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल नहीं है, एरिया वेक्टर के साथ। किसके साथ है, एरिया वेक्टर के साथ। इसीलिए क्या होता है कि देखिए ये दोनों वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकल के क्या आता है, स्केलर। क्या निकल के आता है, स्केलर निकल के आता है। तो ध्यान दीजिएगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे अभी थोड़े देर में। मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास आ गया है, बी ए कॉस थीटा, और इसको बी डॉट ए कहते हैं क्योंकि ये डॉट बी आपका क्या है, ए बी कॉस थीटा होता है। और दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से ये क्वांटिटी बना है, इसीलिए क्वांटिटी स्केलर है नेचर में। कैसा है ये, नेचर में स्केलर है, ठीक है। ये सब भी लिख लेंगे। तो पहले ये ध्यान रखना है कि जो तीन चीज के बदलने के कारण जो तीन चीज के बदलने के कारण करंट इंड्यूस हो रहा था कॉइल में, वो एक क्वांटिटी से एसोसिएटेड है, वही क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये बेसिकली बताता है कि किसी भी दिए गए लूप से कितना लाइन पास कर रहा है। जितना ज्यादा लाइन होगा उस लूप से उतना ज्यादा कहेंगे फ्लक्स एसोसिएटेड है ना। और उसका मैथमेटिकल इक्वेशन, अब इस पे हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब इसके बाद हम क्या देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स का तो हमारे पास इक्वेशन आ गया। क्या आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन, कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव ई इज इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए। ये इसको हम क्या कह देंगे, बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए कह देंगे, या फिर क्या कहेंगे, बी ए कॉस थीटा। अब देखिए कुछ बात याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसा, पहले तो ये जान लेते हैं अलग अलग कंडीशन में। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल बन रहा है तो उस समय सबसे ज्यादा फ्लक्स होगा बी ए, है ना। और अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बन रहा है π/2, तो उस समय सबसे कम फ्लक्स होगा कितना, 0। ध्यान रखना है। अगर बी और ए परपेंडिकुलर है, बी और एरिया नहीं, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो उस समय 0 फ्लक्स होगा। कोई भी लाइन पास नहीं करेगा, सारा लाइन कट जाएगा, सारा लाइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और क्या रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसका कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है, डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालिए आपका काम हो जाएगा। अगला क्या है, इसका एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, देखिए ये एक्चुअली में क्या है, बी का मतलब हो गया टेस्ला, और ए मतलब एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर। तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना। और इसी को हम कहते हैं वेबर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, वेबर, WB, वेबर मतलब क्या, WB, ये कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा यूनिट टेस्ला है, ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला है, और इसी को हम लोग वेबर कहते हैं, WB से लिखते हैं वेबर, ठीक है। तो ध्यान देना है कि इतना बात आपको हर हाल में ध्यान रखना होगा। अब देखिए क्या है, कुछ बात आपको हम बता रहे हैं। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का, बहुत ही छोटा सा सवाल दे दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि ये ऐसा कॉइल है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कर रहा है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन ऑफ कॉइल के साथ, कॉइल के प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना बड़ा बनाते हैं थोड़ा। देखिए ये आपका इस तरीके से कॉइल है, ऐसे इस तरीके से रखा हुआ है,
और इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, इस क्वाइल से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, और क्वाइल से मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री। कितना बना रहा है? 37 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी नॉट। और क्वाइल का जो रेडियस है ना वो कैपिटल आर है। तो कहेंगे बताइए कि इस क्वाइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स? तो लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो बी नॉट है, क्वाइल पूरे एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, तो क्वाइल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा। तो थीटा क्या होता है? अभी 37 डिग्री लिखिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्वाइल का प्लेन 37 डिग्री एंगल बना रहा है। और हमको निकालना क्या है कि क्वाइल का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 53 डिग्री बनाएगा। जब एरिया 37 डिग्री बना रहा है तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा? 53 डिग्री। ये 37 डिग्री एरिया के साथ वाला एंगल है, मतलब ये क्वाइल का ये है और ये क्वाइल का एरिया के साथ वो 37 डिग्री बना रहा है। तो क्वाइल का एरिया वेक्टर ऊपर ना होगा भाई, तो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 53 डिग्री। एरिया वाला एंगल नहीं लेते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि एरिया वेक्टर वाला ही एंगल लेते हैं। तो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 53। तो इसीलिए क्वेश्चन भी दिए हैं cos 53, cos 53। तो बी नॉट और पाई आर स्क्वायर और cos 53 होता है 3/5। इतना ही वेबर आंसर होगा, इतना ही क्या होगा आपका आंसर होगा। ऐसे ढेर सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। इस फिगर को हम यहाँ बना देते हैं कि ये है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उस 37 डिग्री बना रहा है किसके साथ? एरिया ऑफ क्वाइल के साथ। तो एरिया वेक्टर के साथ कितना बनाएगा? 53 डिग्री। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखिए कभी कभी क्या कहेगा, इस तरह का सवाल बहुत पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। कहेगा एक बड़ा सा क्वाइल है ना, और एक छोटा क्वाइल, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, मतलब कॉमन सेंटर है दोनों का। बड़ा वाला का बी है और छोटा वाला का क्या है? ए है। छोटा वाला का क्या है? ए। और कहेगा इस क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड है, इस क्वाइल में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है इस क्वाइल में, छोटे वाले में। तो कहेगा फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड, क्या कहेगा? फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड, फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ बिगर लूप, विथ बिगर लूप। कहेगा कि बड़े वाले लूप में से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, बताइए। तो हम लोग तो फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बी बराबर बी ए। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बी नॉट मान लीजिए, तो लिख दिए बी नॉट। एरिया में कौन सा एरिया लेंगे? हमको बड़े वाले क्वाइल से निकालना है फ्लक्स। तो ध्यान क्या देना है, हम लोग गलती क्या करेंगे, यहाँ पे पाई बी स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि बड़ा वाला क्वाइल का तो एरिया होगा पाई बी स्क्वायर। यहीं पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे एरिया नहीं लेना होता है, लिखे थे एरिया ऑफ क्वाइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी क्वाइल का उतना ही एरिया लेंगे, उतना ही हिस्सा लेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। तो इस बड़े वाले क्वाइल में पूरे में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी मौजूद है, कितना में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है? छोटे वाले में। तो उसका एरिया लेंगे, यानी वो एरिया लेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और कॉस कितना लेंगे भाई? तो देखिए एरिया वेक्टर बाहर मतलब ऐसे बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, क्रॉस मतलब क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ, और एरिया वेक्टर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो कॉस कितना होगा यहाँ पे? 0 डिग्री। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा पाई बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बड़े वाले लूप से बी नॉट और इंटू पाई ए स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन से हम ये क्लियर किए कि बड़ा वाला लूप से भले ही पूछ रहा है, लेकिन एरिया में कौन सा एरिया लेते हैं? एरिया में हम लोग क्या करेंगे? वही एरिया लेंगे। कौन सा एरिया लेंगे? वही एरिया लेंगे जिसमें जितने में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा, जितने में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, जितने में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, है ना? वही एरिया लेंगे जितने में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। जितना एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा केवल वही एरिया लेंगे। भले हमको बड़े वाले से पूछा और बड़ा दे देता, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बी ए कॉस थीटा में एरिया वो एरिया है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है ना? बाकी एरिया से हमको कोई मतलब नहीं, इसीलिए देखिए एरिया लिए इसका।
जान के इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया और बिगर लूप से पूछा तो बच्चा सोचेगा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तो बी नॉट है, एरिया में बड़े वाले से पूछे तो बड़ा वाला एरिया। नहीं, एरिया ऑफ लूप नहीं है, ये लूप का वैसा एरिया जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो कितना एरिया में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, छोटे वाले में, तो लिख दिए। एक तरह का क्वेश्चन इस तरह का रहेगा तो उसमें भी आपको सावधानी बरतना है ना, कि हम लोग ए यानी कि जो एंगल दिया रख दिए, नहीं, एरिया के साथ वाला एंगल नहीं लेना होगा। किसके साथ वाला एंगल लेना होगा, एरिया वेक्टर के साथ वाला एंगल लेना होगा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये देखना होगा हमको वहां पर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो आपको बता दिया गया है आज, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग अभी हम लोग अपने टॉपिक से भटक गए हैं। भटकने का इन द सेंस हम लोग करंट इंड्यूस्ड में भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग एक क्वांटिटी निकाल के लाए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या निकाल के लाए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। और उसके हिसाब से पता है ईएमआई का डिफिनीशन लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ईएमआई का डिफिनीशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, द फेनोमेनन, देखिए लास्ट हम सोच लीजिए चालू किए थे यहां से ईएमआई से, और ईएमआई का डिफिनीशन सबसे लास्ट में लिखना है। तो कहेंगे द फेनोमेनन इन विच द करंट इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, करंट इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, करंट इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यही चीज अब हमको ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फेनोमेनन है जिसमें अगर किसी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स हम बदलते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। अभी हम लोग बदलने के लिए नहीं देखे, अभी हम खाली ये देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। पहले एक्सपेरिमेंट से क्वांटिटी का पता लगा लिए मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बता दिए, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बता दिए, किस तरह का क्वांटिटी है वो बता दिए। और अब हम ईएमआई का डिफिनीशन लिख रहे हैं क्या, कि हमको पता था कि मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से कॉइल करंट आ रहा है, हमको पता था कि एरिया के बदलने से आ रहा है, हमको ये भी पता चल गया था एक्सपेरिमेंट में कि थीटा ओरिएंटेशन के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, और ये सब इसमें दिख रहा है। मतलब अगर बी बदलेंगे तब भी फाई बदलेगा, ए बदलेंगे तब भी फाई बदलेगा, और थीटा बदलेंगे तब भी फाई बदलेगा, और जब फाई बदलेगा तब करंट आएगा। फाई कांस्टेंट रहेगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। मतलब इस तीनों क्वांटिटी के बदलने से ये क्वांटिटी बदलता है। तीनों में से एक भी बदलेगा तब भी ये बदलेगा, और तीनों बदलेगा तब भी ये बदलेगा। तो एक्चुअली में जब बी हम बदले, ए बदले और थीटा बदले, तो मतलब उस समय हम मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहे थे। उसमें क्या बदल रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहे थे। और वही मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ। और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही यहां लिखा गया है कि द फेनोमेनन इन विच द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू क्या, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ईएमआई। उसी को हम क्या कहते हैं, ईएमआई कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब है कि कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ है, ये तो पता चल गया इंड्यूस कैसे हुआ, क्या रिस्पॉन्सिबल उसको इंड्यूस कराने के लिए। अब जो करंट इंड्यूस हुआ है वो कितना इंड्यूस हुआ है और कैसे इंड्यूस हुआ है। देखे ना, कभी क्लॉकवाइज बहा रहे थे, कभी क्या बहा रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज। इस रात से अभी पर्दा नहीं उठा है कि करंट इंड्यूस हो रहा है तो कितना करंट इंड्यूस होगा और कैसे इंड्यूस होगा। अब ये दो जवाब हमको अगले क्लास में मिलेगा। क्या, कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है ईएमआई में, उसका कारण पता चल गया, इसके पीछे छिपा हुआ रीजन पता चल गया, लेकिन कितना करंट इंड्यूस हो रहा है और कैसे इंड्यूस हो रहा है, ये हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में करेंगे, जिसमें आपको इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने सिखाएंगे, जिसमें फैराडे लॉ और लेंज लॉ, ये दोनों पे चर्चा होगा। लेंज लॉ हमको डायरेक्शन निकालने सिखाएगा और फैराडे लॉ से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने सीख लेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन से ही आगे का बात कैरी हो। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे तो वहां पे बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करने के लिए। धन्यवाद।